Hello students, मैं SK Hussain. Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. एसके हुसैन Hussain सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है एसके हुसैन सर। आप लोगों को जैसा मालूम है कि अभी रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म का इसमें हमने देखा था कि 3 और 3 को मिलाकर के टोटल 9 पॉइंट पढ़ना था। उस 3 में 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को 3 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन से मिलाना था। तो 3 इंटू 3 9 होता। इसमें से दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो 6 पॉइंट और बचा है, जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये तीसरा है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये तीसरा है, न्यूक्लियोफाइल से होने वाला। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कहते किसको। तो उसको देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज व्हेन कैरीड आउट बाय ए न्यूक्लियोफाइल। जब कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के जरिए शुरू होता है तो उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब रिएक्शन सब क्या है, ये बैक वीडियो शॉर्ट में देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली अकर्स विथ एलिफैटिक कंपाउंड। इस टाइप का रिएक्शन जनरली एलिफैटिक कंपाउंड में देखा गया है और बेस के प्रेजेंस में देखा गया है। सबका अलग अलग होगा, सबको याद रखना है। जैसे CH2CH2Br, एल्काइल हैलाइड, एक्वस KOH बेस के प्रेजेंस में होगा, KOH बेस है। तो होता इसमें यही है, रिएक्शन तो होगा ऐसे ही कि CH3 CH2 और ये OH यहां से मिल जाएगा, ये बचा हुआ K और ये Br, ये हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, इसके मैकेनिज्म को समझना है, तो वही तो रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। और जो बोले थे कुछ न्यूमेरिकल जान लेने के बाद थ्योरी तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो इसका मतलब केमिस्ट्री का कमांड जा करके होगा। और इसको किसी चैप्टर के रूप में 11-12 में नहीं दिया गया है, इसके कारण इसको स्टूडेंट कम पढ़ता है, इसलिए इसको कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसको गौर से देखिए ताकि कंपटीशन में फायदा हो सके। जो दिक्कत है कमेंट पूछिए, कहां से देख रहे हैं ये वीडियो, ये सब जरूर लिखिए। तो ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म देखिए। 3 तरीका से ये रिएक्शन हो सकता है, केस 1, केस 2, केस 3। क्या क्या चांस पहले बनता है उसको देखिए। केस 1 ये हो सकता है कि ब्रोमीन गोज फर्स्ट। सबसे पहले ये जो Br है, Br माइनस यहां से हट गया होगा। आज जब ये हटा होगा तब OH माइनस जाके यहां पर जुड़ा होगा। एक तो ऐसा चांस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि OH माइनस कम फर्स्ट, OH माइनस ही पहले आ गया होगा और तब बाद में Br माइनस यहां से हटा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए ये है और इसमें OH माइनस फिर जो चला जाएगा तो वैलेंसी का पूरा है अभी सबका 4, तो 5 वैलेंसी हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। या ऐसा भी हो सकता है केस 3 में कि Br माइनस यहां से हट रहा है और OH माइनस इधर से जा रहा है, मतलब दोनों साथ ही साथ हो रहा है, एक इधर से हट रहा है, इधर से जा रहा है, इधर गया उधर जाके जुड़ गया, तो ये भी संभव है। तो इसमें 2 केस संभव है, केस 1 हो सकता है और केस 3 हो सकता है, केस 2 नहीं हो सकता है। तो केस 1 देखते हैं पहले। तो केस 2 को हम नहीं पढ़ेंगे, यह संभव नहीं है। केस 2 इज नॉट पॉसिबल, तो हम केस 1 देखते हैं। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। केस 1 जो है ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। काहे कि इसमें हम देख रहे हैं कि पहले ये हटा एक बार, फिर ये गया 2 बार, इसलिए ये 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें Br माइनस सेपरेट्स आउट फ्रॉम सबस्ट्रेट, जिसमें सबस्ट्रेट से Br माइनस हट गया है पहले, टू फॉर्म ए कार्बोकटायन। और जैसे ये हटा होगा कि इस पर प्लस चार्ज आकर के ये कार्बोकटायन बन गया होगा।
इन फर्स्ट स्टेप, पहले तो ऐसा ही हुआ होगा जब तक ये हटा है तब तक की बात। सेपरेशन ऑफ Br- फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से, ये पूरा इथाइल ब्रोमाइड से Br- का सेपरेशन होना, माने हटना, सेपरेशन ऑफ ब्रोमाइड Br- फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड में बी फर्निश्ड बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये ऐसा हुआ क्यों होगा, क्यों वहां से Br- हटा होगा इस इथाइल ब्रोमाइड से? तो हटने का कारण ये है, में बी फर्निश्ड बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन, टक्कर हुआ होगा तो बॉन्ड टूटा होगा, इसलिए हटा होगा। और हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर रिएक्शन हीट हुआ होगा तब बॉन्ड टूटा होगा, तब इस इथाइल ब्रोमाइड से Br- अलग हुआ होगा। कुछ कारण होगा तब तो अलग होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तब तो अलग होगा, इसलिए Br- वहां से अलग हुआ होगा। पहले तो ऐसा ही हुआ होगा, तब बाद में जब खाली जगह हुआ तब बाद में जाकर OH- वहां पर जुड़ा होगा, ये हट गया होगा तब जाके OH- यहाँ पर जुड़ा होगा। यही तो केस 1 देख रहे हैं। एंड इन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। और सेकंड स्टेप में जो ये है OH-, ये न्यूक्लियोफाइल और तो माइनस होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर रहा है OH-, तब जाकर OH-, जब देखा होगा कि CH3 CH2 पर प्लस है तो माइनस वाला प्लस वाले पर जाकर अटैक किया होगा, अटैक करने के बाद यहाँ पर जगह खाली था, यहाँ पर OH जुड़ गया होगा, और जुड़ने के बाद प्रोडक्ट बना लिया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। तो देखते हैं क्या हुआ होगा स्टेप 1 में, CH3 CH2 Br, तो Br- यहां से हटा तो CH3 CH2 को प्लस हुआ, फर्स्ट स्लो स्टेप हुआ होगा। तो CH3 CH2 पहले तो यही ना बन गया होगा, अभी तो यही होगा CH3 CH2 प्लस। देखिए अब Br- तो हट गया है। अब स्टेप 2 में क्या हुआ होगा, यही जो CH3 CH2 प्लस बना, ये इसी पर OH- देखा कि प्लस वाला है तब इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद जगह खाली जगह है तो फास्टली यहाँ पर CH3H2OH यहाँ पर फास्टली जुड़ के यही प्रोडक्ट तैयार कर लिया, और इसी तरह से इसका मैकेनिज्म हो गया, बड़ी आसान था। अब देखते हैं इसका काइनेटिक्स। फर्स्ट स्टेप इज लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप जो है इज लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। क्या किया है, एक कंपाउंड जो बना लिया है, एक स्टेबल कंपाउंड तो बनाया, टू एन इंटरमीडिएट, बीच के दौरान बना था स्टेबल कंपाउंड। एंड सेकंड स्टेप इज लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट। और सेकंड स्टेप क्या किया कि जो इंटरमीडिएट बना था बीच में उसको फिर कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया प्रोडक्ट में, बदलाइए प्रोडक्ट में, बना दिया प्रोडक्ट। वेयर द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन चेंज फॉर सबस्ट्रेट। जहां फर्स्ट स्टेप जो था वह सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, ओनली सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, इसलिए यह है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, इसीलिए इसको हम SN1 रिएक्शन भी कहते हैं। और इस तरह के मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। देखिए स्टेप 1 में देख रहे हैं R डेल्टा प्लस X डेल्टा माइनस है, शुरू में हुआ R प्लस अलग X माइनस अलग। स्टेप 2 में क्या हुआ, R प्लस जो था इसी पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक किया, फास्टली R एंड U दोनों एक साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना लिया। रिएक्शन का जो ढांचा यही है। स्टेप केस 1 हो गया, केस 2 पढ़ना नहीं है, पढ़ना है केस 3। तो ये देखिए केस 3 पढ़ना है। केस 3 संभव क्यों है कि एक ही साथ दोनों, वहां से ये भी हट के चला होगा, इधर से भी जा रहा होगा, उधर गया उधर जाके रुका, एक साथ दोनों हुआ होगा, ये है केस 3, ये संभव है। इट इज वन स्टेप रिएक्शन, ये भी एक स्टेप रिएक्शन ही है, इसलिए एक स्टेप रिएक्शन, एक के साथ दोनों हो गया तो इसलिए एक स्टेप रिएक्शन। इनवॉल्विंग ए ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट बीच में आता है, बनता है, किस तरह से देखिएगा, मतलब इसमें वैलेंसी ज्यादा हो जाए स्टेट अपना चेंज करता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट हो, ग्राउंड स्टेट हो, क्या इसमें भी देखिएगा। वेयर लिविंग ग्रुप, जहां जो ग्रुप वहां से हटा है पहले वो ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल जो उसको जाकर जुड़ेगा, अटैक करेगा, बोथ अटैच पार्शियली विथ सेंट्रल कार्बन, दोनों आकर के पार्शियली सेंट्रल कार्बन से जुड़ेगा। जैसे जुड़ेगा, अगर
जुड़ जाए, एक साथ दोनों रह जाए, तो पेंटावैलेंट कार्बन हो जाएगा, पांच वैलेंसी हो जाएगा, जो संभव नहीं है। पार्शियली शोन इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ऐसा जो पार्शियली हमको नजर आता है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। When substrate and a strong reagent are mixed together, जब substrate मतलब के इधर वाला and a strong reagent दोनों एक साथ मिल जाता है, reagent dissociate first, तो reagent इसमें सबसे पहले टूट जाता है और forms a strong nucleophile, और एक strong nucleophile बनाता है। Attacks on electropositive carbon, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो बनाया वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स किया, किस पर अटैक किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, वही जो प्लस वाला बना हुआ था उस पर अटैक किया, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से बीच में थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट का केस आता है एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन फाइनली वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। इट इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें सबस्ट्रेट का और रिएजेंट का दोनों का कंसंट्रेशन चेंज होता है, इसीलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और इसीलिए इसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं और इसके मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये पूछता है बहुत 11-12 में कि SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए CH3 CH2 Br, यहां प्लस हुआ Br, ये OH माइनस यहां से इस पर अटैक करेगा प्लस वाले पर, तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए इसमें भी जुड़ गया साथ ही साथ CH3 C और Br का Br है ये है, OH भी जाके C में जुड़ गया, HH जो था CH2 सब है, सब एक में जुड़ गया तो वैलेंसी तो ज्यादा हो गया, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का केस कहलाएगा थोड़ा देर के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, फिर Br माइनस अटैक हुआ, फिर CH3 CH2 OH होकर के प्रोडक्ट हमारा बन गया। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा जो होता है ये कितने केस से 6-7 केस इसका, इसको देखिए। अब देख रहे हैं कि कौन सा कन्वर्सन SN1 पाथ को फॉलो करता है और कौन सा SN2 पाथ को फॉलो करता है। तो इसके चलते हम 7 पॉइंट देखेंगे। पहला है कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे, कार्बोकटायन जो प्लस वाला बंधा था वो कितना स्टेबल है, उसके स्टेबिलिटी को देखते हैं। इन द SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फर्स्ट, लिविंग ग्रुप जो है तो पहले वहां से हटता था और तब जो है न्यूक्लियोफाइल जाकर के वहां पर जुड़ता था। दैट इज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब इस बीच में टाइम का गैप मिलता था लिविंग ग्रुप को वहां से हटने में और न्यूक्लियोफाइल को वहां पर तब जाके जुड़ने में, बीच में कुछ टाइम मिलता था, टाइम का गैपिंग रहता था और शॉर्ट लिव्ड कार्बोकटायन या शॉर्ट कुछ देर के लिए कार्बोकटायन बनता था, रुका रहता था। जबकि SN2 पाथ में डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ अकर साइमल्टेनियसली, जबकि SN2 पाथ में लिविंग ग्रुप वहां से और न्यूक्लियोफाइल इधर से एक ही साथ दोनों हटेगा, एक साथ जाकर के दोनों जुड़ेगा। दैट इज देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन सेपरेशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसमें कोई टाइम का गैप नहीं रहता है लिविंग ग्रुप को हटने में और न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने में, टाइम बीच में नहीं बचता है। वेयर ए पार्शियली पेंटावैलेंट कार्बन इज फॉर्म्ड, तो इस तरह इस केस में कार्बन पेंटावैलेंट 5 कार्बन के साथ थोड़ा देर के लिए अनस्टेबल बन जाता है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इन ट्रांजिशन स्टेट वेरी अनस्टेबल कार्बोकटायन, इस ट्रांजिशन स्टेट में बहुत अनस्टेबल कार्बोकटायन प्लस वाला बनता है। वाइल लाइफ पीरियड t बराबर 0 सेकंड, 0 सेकंड के लिए मतलब थोड़ा क्षण के लिए सिर्फ बनता है। एनी सबस्ट्रेट दैट विल फॉर्म हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन, कोई भी सबस्ट्रेट जो इस तरह का हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन बनाता है जो कि एग्जिस्ट में नेवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतना सब थोड़ा देर के लिए बनता है। तो वैसा ही रिएक्शन SN2 पाथ को फॉलो करता है। दूसरा है स्टेरिक फैक्टर,
द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेरिक फैक्टर ऑन द मैकेनिज्म वाज स्टडीड बाय एच.सी. ब्राउन 1941 में। हम देखेंगे स्टेरिक फैक्टर पर जो मैकेनिज्म पर जो स्टेरिक फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, इसको सबसे पहले 1941 में एच.सी. ब्राउन ने देखा था। इन SN1 पाथ फॉर्म्ड कार्बोकटायन, SN1 पाथ में जो कार्बोकटायन बनता है वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। Where central carbon is surrounded by 3 atoms, जबकि सेंट्रल कार्बन 3 एटम से या ग्रुप से घिरा हुआ रहता है। सेपरेटेड बाय 120 डिग्री, जो कि 120 डिग्री के एंगल पर अलग अलग रहता है। विथ मिनिमम स्टेरिक हाइंड्रेंस, तो इस तरह उसमें बहुत कम स्टेरिक हाइंड्रेंस होता है। दैट इज SN1 पाथ फाइंड्स नो एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए कहा जाए कि SN1 पाथ में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखा गया, नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। जबकि SN2 पाथ में जो सेंट्रल कार्बन है वो जुड़ा रहता है 5 एटम या ग्रुप से, एक्सपीरियंस मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस फील करता है SN2 पाथ में। इफ सेंट्रल कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप, अगर सेंट्रल कार्बन एटम बल्की ग्रुप से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, जैसे R हुआ, उससे घिरा हुआ रहेगा, विल काउज मोर एंड मोर स्टेरिक रिपल्सन, तो तब तो और ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन का वो अनुभव करेगा। पाथ बिकम्स अनफेवरेबल, तो इसलिए पाथ उसका अनफेवरेबल हो जाएगा। हेंस इफ द सेंट्रल एटम इज सेंट्रल कार्बन इज हैविंग बल्की ग्रुप, इसलिए अगर सेंट्रल कार्बन बल्किंग ग्रुप को रखता है तो वह SN2 पाथ से बचने के लिए, ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन से, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए फॉलो SN1 पाथ को वो फॉलो कर लेता है, थ्रू एनेबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकटायन बनाने के लिए। जैसे CH3CH CH3CH BrCH3 है, एक्वस KH डाला, CH3CH CH3 है ना। अब यहाँ C है, CH3H Br हट करके OH यहाँ लगा, K Br यहाँ अलग हो गया, यही है SN1 पाथ को ये फॉलो कर रहा है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो था वहां से जो चलता था सबस्ट्रेट से, आता इधर से न्यूक्लियोफाइल जाता था, तो उधर से जो सबस्ट्रेट से चलता है लिविंग ग्रुप, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखिए, या उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखिए। द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पार्शियली डिटरमाइंस द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट। लिविंग ग्रुप का जो नेचर होगा वो कैसे पता चलता है? सबस्ट्रेट के रिएक्टिविटी से। सबस्ट्रेट कैसा है? लिविंग ग्रुप कम्स ऑफ इजिली मोर फेवरेबल। लिविंग ग्रुप जो है कम्स इजिली, आसानी से वहां से चला आता है। मोर फेवरेबल था SN1 पाथ। SN1 पाथ रहेगा तो ज्यादा फेवरेबल उसको लगता है। द लिविंग एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप इज रिवर्स। लिविंग एबिलिटी जो ग्रुप का होगा वह उल्टा होगा ऑफ इट्स बेसिसिटी, उसके बेसिसिटी से। या बेस्ट जो लिविंग ग्रुप होगा वह वीक से भी बेस होगा। आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। आयोडाइड सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और फ्लोराइड जो है सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है। एज लिविंग एबिलिटी डिक्रीजेस SN2 becomes more and more favorable। अगर लिविंग एबिलिटी घट गया तो SN2 पाथ जो होगा वह ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल होगा उसके लिए। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप देखते हैं आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम वाटर, उससे कम क्लोरीन। पुअर लिविंग ग्रुप देखते हैं सबसे OH माइनस, उससे भी कम CH3 को माइनस। फेयर लिविंग ग्रुप देखते हैं Cl माइनस, उससे कम NH3, उससे कम C6H5O माइनस, उससे कम C2H5O माइनस। और बहुत पुअर लिविंग ग्रुप देखते हैं तो NH2 माइनस, उससे कम CH3 माइनस। अब देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। When an optically active substrate passes through SN1 path, जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट SN1
पाथ से पास होता है, उसी के थ्रू होता है। देन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट इज लॉस्ट, तब उसका ऑप्टिकली एक्टिव गुण जो है वो खत्म हो जाता है। ड्यू टू रेसिमाइजेशन, क्यों खत्म होता है? रेसिमाइजेशन के कारण। इन SN1 path, कार्बोकैटायन विथ प्लेनर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। SN1 पाथ में जो कार्बोकैटायन बनता है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वह प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ बनता है। दैट प्रोवाइड्स फ्रंट एज वेल एज रियर अटैक फॉर न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल से फ्रंट से भी या बैक से भी दोनों तरफ से अटैक उस पर कर सकता है। विथ इक्वल चांस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लीवोरोटेटरी। तो इस तरह से 50% लीवोरोटेटरी और 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। दैट इज रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, यानी कहें मोटा मोटी कि हमको रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है प्रोडक्ट की तरह से। विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं स्टेप 1 में, देखिए CH3 C C2H5 और C3H7 और ये Br, तो यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। तो देखिए किस तरह से यहाँ से हटेगा, सोलो रिएक्शन होता है। तो C CH3 C2H5 C3H7 है, ये देखिए यही है, ये दोनों वैकेंट और वाइटल है। Br तो यहाँ से हट के यहाँ आ गया है, यही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसी में स्टेप 2 देखते हैं, इसी तरह CH3 C2H5 CH3, ये OH इधर OH, ये वैकेंट और वाइटल पे ये फ्रंट अटैक 50% और रियर अटैक मान लेते हैं, आधा आधा दोनों होता है, 50-50% अटैक होगा। OH माइनस हटेगा जो कि फास्ट रिएक्शन होगा, तो CH3 C C2H5 C3H7 OH और CH3 C2H5 C3H7 OH। देखिए खाली जगह चेंजिंग हुआ है, OH इधर से इधर आ गया है, C2H5 इधर से उधर चला गया है। तो 50% लीवो रोटेटरी और 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब यही है रेसमिक मिक्सचर। तो ये सब क्या है, ये चीज हम आइसोमेरिज्म में बैक वीडियो में देखिए। व्हाइल इन SN2 रिएक्शन, लेकिन अगर रिएक्शन SN2 रहे, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करे, SN2 पाथ से चले, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री उसका किस तरह से डिफर होगा, देखिए। इफ द SN2 रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अगर SN2 रिएक्शन होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, ट्रांजिशन स्टेट में, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम रियर साइड। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अप्रोचेस फ्रॉम रियर साइड, तो हमेशा अप्रोच कहां से करेगा, रियर साइड से। फ्रंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का SN2 पाथ में फ्रंट अटैक संभव नहीं होता है। एज लिविंग ग्रुप सेपरेशन एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक अकर्स साइमल्टेनियसली, इसमें चूंकि ऐसा होता है कि लिविंग ग्रुप जब वहां से सेपरेट होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हुआ करता है। thus two सेम काइंड ऑफ रिएजेंट, इसलिए दोनों सेम काइंड, एक जैसा रिएजेंट इफ गोज एंड कम्स बाय सेम साइड, अगर जाएगा या आएगा एक ही साइड से, विल कॉज ह्यूज रिपल्सन, तो उसके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन देखा जाएगा। टू अवॉइड दिस रिपल्सन, इस रिपल्सन को हटाने के लिए, बचने के लिए, उसको कम करने के लिए न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम अपोजिट साइड, इसीलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से नहीं आकर के अपोजिट साइड से आता है। ऑफ लिविंग ग्रुप का कि अपोजिट साइड से हमेशा आता है। दिस रियर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीड्स टू इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो ये जो रियर अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, लीड्स टू इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से बदलता है, दैट इज इफ द सबस्ट्रेट वाज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो इसलिए सबस्ट्रेट इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाता है, प्रोडक्ट विल बी लीवोरोटेटरी। और अगर लीवोरोटेटरी सबस्ट्रेट है तो प्रोडक्ट हो जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। दिस टाइप ऑफ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, इस टाइप का जो इन्वर्सन है कॉन्फिगरेशन में केमिकल रिएक्शन के
जरिए जो होता है उसी को हम YN इन्वर्जन भी कहते हैं। जैसे CH3 C D H Br है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस D फॉर्म है OH माइनस। तो देखिए CH3 C D Br जैसे था वैसे है, OH का अटैक हुआ, Br यहाँ से निकल गया तो CH3 C D OH जो था जुड़ गया H है, क्योंकि Br निकल गया है, D अपना जगह चेंज कर लिया है, तो ये हो गया L फॉर्म। इस तरह से पांचवा देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जानिए। इन SN1 पाथ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। SN1 पाथ में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनने के बाद, therefore the nucleophile does not influence the reaction rate for SN1। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वह SN1 रिएक्शन के रेट को कोई असर नहीं पहुंचाता है। The SN2 मैकेनिज्म requires participation of nucleophile। SN2 मैकेनिज्म जो है उसको न्यूक्लियोफाइल के आने की पार्टिसिपेशन का जरूरत है SN2 मैकेनिज्म को। The nucleophile is often said to displace living group। न्यूक्लियोफाइल अक्सर क्या करता है, said to displace living group को हमेशा क्या करता है। Thus nucleophile of reagent is important in SN2 reaction। इसलिए देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जरूरी है SN2 रिएक्शन के लिए। गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। दैट इज गुड लेविस बेस, मतलब कि गुड अच्छा लेविस बेस भी होगा। न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी टू कोरिलेट इन मेनी केस। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बहुत सारे केस में एक जैसा देखने में लगता है। जैसे नाइट्रोजन एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन एटम से। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी लेकिन देखा जाएगा तो दोनों अलग अलग चीज है। न्यूक्लियोफाइल इज काइनेटिकली कंट्रोल, न्यूक्लियोफाइल को तो हम काइनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बेसिसिटी को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे बढ़ेगा वैसे SN2 पाथ जो है ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल बन जाएगा। इसका ऑर्डर देखिए NH2 OR OH I Br और Cl। फिर देखिए SH, इसको हटाइए, SH Cn I PH NH2 OH N3 Br PHO ACO Cl F और लास्ट में H2O। अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलरिटी ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इफेक्ट जो सॉल्वेंट का पड़ेगा SN1 रिएक्शन के रेट के पोलरिटी पर डिपेंड्स ऑन वेदर सबस्ट्रेट इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये देखना है कि सबस्ट्रेट जो है या तो न्यूट्रल है या वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फॉर न्यूट्रल सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट न्यूट्रल रहेगा विच कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ केसेस, तो उसमें बहुत सारा केस आएगा। द मोर पोलर द सॉल्वेंट द फास्टर इज द रिएक्शन। अगर सॉल्वेंट ज्यादा पोलर होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। सिंस देयर इज ए ग्रेटर चार्ज इन द ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ग्रेटर चार्ज है होता है ट्रांजिशन स्टेट में देन इन स्टार्टिंग कंपाउंड के हिसाब से, एंड एनर्जी ऑफ एन आयनिक ट्रांजिशन स्टेट इज रिड्यूस्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। और एनर्जी जो है एंड एनर्जी ऑफ एन आयनिक ट्रांजिशन स्टेट, और आयनिक ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पोलर सॉल्वेंट के थ्रू घटती है, रिड्यूस होती है। वेयर द सबस्ट्रेट इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर लेकिन सबस्ट्रेट अब अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो क्या होगा, देन द चार्ज इज मोर स्प्रेड आउट इन ट्रांजिशन स्टेट। तो चार्ज जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट में फैलेगा देन द स्टार्टिंग के हिसाब से।
एंड ग्रेटर सॉल्वेंट पोलरिटी शोज द रिएक्शन रेट। और सॉल्वेंट की जो पोलरिटी होगी, ग्रेटर सॉल्वेंट की जो पोलरिटी होगी वह रिएक्शन रेट को स्लो कर देगा। SN1 reaction is unionized substrate is more rapid in protic solvent। SN1 रिएक्शन जो है अनआयोनाइज्ड सबस्ट्रेट का वो ज्यादा तेज कहाँ होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में, अल्कोहल में और फैटी एसिड। एज इट हैज हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, का है सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। सॉल्वेंट पोलरिटी यूजुअली मेजर्ड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्वेंट की पोलरिटी को हम उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ही नापते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, पोलरिटी इंक्रीजेस। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो पोलरिटी भी बढ़ेगा। कुछ सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, मिथाइल अल्कोहल का होता है 33 और एसिटिक एसिड का होता है 6। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड का होता है 59 और इथाइल अल्कोहल का होता है 24। पोलर सॉल्वेंट हैविंग ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलर सॉल्वेंट का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहेगा। ऑलवेज प्रमोट्स आयोनाइजेशन ऑफ हाइलाइट्स, जो कि हाइलाइट्स के आयोनाइज होने को, तोड़ने को तेज करेगा। एंड सो फॉर्म आयंस आर सॉल्वेटेड इन पोलर सॉल्वेंट। इस तरह से जो आयन बनेगा वह सॉल्वेटेड होगा कहाँ? पोलर सॉल्वेंट में। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जो कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। दैट भाई फेवर्स द SN1 पाथ, जो कि SN1 पाथ को फेवर करेगा। द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ टर्शियरी हैलाइड इज, अब टर्शियरी हैलाइड का जो सॉल्वोलिसिस का रेट होगा वो कितना है? 3 × 10⁴ टाइम ज्यादा होगा तेज, किससे? एक्वस 50% एक्वस एथेनॉल से, प्योर एथेनॉल के कंपेयर में। ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर के ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से। द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑफन exert a profound effect on its rate। The effect of solvent, solvent का जो इफेक्ट होगा वो अक्सर कहाँ लगता है? A profound effect on its rates, इसके रेट पर। And may indeed even change the result, और अक्सर वो अपने रिजल्ट को किस तरह से चेंज कर लेता है, और चेंज इन इट्स मैकेनिस्टिक पाथवे, या फिर किस तरह से अपने मैकेनिस्टिक पाथवे को वो बदल लेता है, चेंज करता है। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड अंडरगो SN1 पाथ, अगर मिथाइल ब्रोमाइड है वो SN1 पाथ को फॉलो करता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंस में, कंटेनिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसमें अगर थोड़ा सा वाटर है तो दो विल फॉर्म हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन, तो वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा। लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए देखते हैं कि प्रोटिक सॉल्वेंट और हाई पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिसफेवर्स इट। प्रोटिक सॉल्वेंट या हाई पोलरिटी जो सॉल्वेंट होगा वह इसको फेवर नहीं करेगा, बल्कि उसके खिलाफ रहेगा, डिसफेवर करेगा। एज इनिशियल चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट इज डिस्पर्स्ड, इनिशियल चार्ज जो होगा, शुरू का चार्ज जो होगा सबस्ट्रेट का, वो सब में फैला रहेगा इन द ट्रांजिशन स्टेट में। एंड रिएक्शन इज मोर हैंडल्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, और रिएक्शन जो है पोलर सॉल्वेंट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हिंडर्ड रहेगा। एंड नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMF, DMSO, एसीटोन है, ये सब क्या करेगा? ये सब फेवर करेगा SN2 पाथ का। दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है जब हाइड्रोलिसिस करेगा KOH के साथ, बेस के साथ तो करता ही है ये, तो ये थ्रू SN2 पाथ को DMF के प्रेजेंस में फॉलो करेगा। और अब लास्ट है, किसका देख रहे थे कि कौन SN1 या कौन SN2 पाथ को फॉलो करेगा, उसी का लास्ट पॉइंट 7 बोले थे, तो 7वां अब है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लास्ट है, इसको देखिए। जैसे पहला, ब्रांचिंग एट अल्फा एंड बीटा कार्बन, अगर ब्रांच अल्फा या बीटा कार्बन पे रहे, डिक्रीज द रेट ऑफ SN2, तो
SN2 का रेट घट जाएगा, लेकिन उसी कंडीशन में SN1 का अगर रेट देखा जाए तो वो बढ़ जाएगा। अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, अगर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ रहे, अल्फा कार्बन पे रहे, विनाइल एसिटिलीनिक और एराइल सबस्ट्रेट आर वेरी अनरिएक्टिव, तो ये दोनों इसमें बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव हो जाएगा टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ, चाहे वो SN1 हो या SN2 पाथ हो। एज sp2 कार्बन आर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, sp2 कार्बन जो होता है वो sp3 के हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड अवॉइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को अवॉइड करता है, खत्म कर देता है, रोक देता है। इफ अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट एट बीटा कार्बन, लेकिन अब अगर अनसैचुरेटेड बीटा कार्बन पे रहे डबल या ट्रिपल बॉन्ड तब क्या होगा, फेवर्स द SN1 पाथ, तो वो SN1 पाथ को फेवर करेगा एज इट्स स्टेबलाइज्ड द कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन को स्टेबल करेगा थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 पाथ, SN1 पाथ को इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, घटा देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ब्रिज हेड पर नहीं देखा गया है। ब्रिज हेड किसको कहते हैं, जब दो साइकिल एक जगह पर मिलता है तो जो कॉमन वाला बीच का लाइन होता है, बॉन्ड होता है, वही होता है ब्रिज हेड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रिज हेड पे पॉसिबल नहीं होता है, आइदर थ्रू चाहे SN1 हो चाहे SN2। जैसे एकोकॉम्फाइल क्लोराइड ये एक्वस KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि SN1 और SN2 में क्या रिएक्शन में क्या अंतर है। अब SN1 और SN2 रिएक्शन में देखते हैं कि क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे ये SN1 पाथ है या SN1 मैकेनिज्म है या SN1 रिएक्शन है, और SN2 किस तरह से समझेंगे। तो उसको देखिए, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में अंतर पहला है, बहुत सारा अंतर ऐसा है जो उसको पढ़ने उसमें से निकाल सकते हैं आसानी से, कुछ जो उसमें से दिक्कत से निकलेगा या नहीं उतना समझ में आएगा, उसी को इसमें अंतर हमने नोट लिखा है, और भी अंतर लिख सकते थे, ऊपर भी आसानी से मिल जाएगा। ये एसिड से होता है, ये बेस से, जो ऐसे लिखा है ऊपर से मिल जाएगा। इसलिए जो बचा है जो थोड़ा हार्ड लगेगा, निकालने में दिक्कत होगा, उसको हमने 9 लिख दिया है। पहला देखिए, रीअरेंज प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड। SN1 रिएक्शन जो है रीअरेंज होकर के प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन SN2 जो है उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइलाइड। SN1 में जो एल्काइल हाइलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो होगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। दैट इज मतलब के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगी। इसमें है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर एल्काइल हाइलाइड का देखा जाए तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उसका उल्टा है। दैट इज स्टेबिलिटी जो इसमें कार्बोकटायन की है वह रिएक्टिविटी को घटाएगी। इट इज फेवर्ड बाय माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी SN1 रिएक्शन हो जाता है, लेकिन SN2 रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर इट, SN1 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट से हो जाता है, और SN2 रिएक्शन को नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। फेवर्ड बाय सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलरिटी, SN1 रिएक्शन का जो फेवर करता है सॉल्वेंट वो हाई पोलरिटी का होता है, और SN2 में सॉल्वेंट लो पोलरिटी का इसको फेवर करता है। स्टेरिक क्राउडिंग में फेवर दिस पाथ, SN1 रिएक्शन को स्टेरिक क्राउडिंग फेवर करता है, लेकिन SN2 रिएक्शन में स्टेरिक क्राउडिंग जो है इसको डिसफेवर करता है। इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इसके रेट को इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से SN1 रिएक्शन के रेट को हम डिटरमाइन करते हैं, लेकिन SN2 रिएक्शन के रेट को हम स्टेरिक फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। इट इज कैटलाइज्ड बाय लेविस एसिड, SN1 रिएक्शन जो है लेविस एसिड के कैटलिस्ट से शुरू होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन कोई भी कैटलिस्ट से शुरू, उसको कोई भी कैटलिस्ट नहीं चाहिए। सबस्ट्रेट दैट कैन प्रोवाइड स्टेबल कार्बोकटायन, ऐसा सबस्ट्रेट जो स्टेबल कार्बोकटायन हमको देता है, वो आइसोलेटेड हो
और ए सबस्ट्रेट इन विच सेंट्रल कार्बन इज सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप, ये ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें सेंट्रल कार्बन आइटम जो है बल्की ग्रुप से घिरा हुआ होना चाहिए। ये सब SN1 पाथ का होता है। और SN2 में है कि सबस्ट्रेट दैट कैन फॉर्म अनस्टेबल कार्बोकैटायन जो बनाता है, ये आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, या ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें सेंट्रल कार्बन आइटम जो है वो चारों तरफ से एक छोटे ग्रुप से घिरा हुआ। ये SN1 और SN2 का अंतर था। अब देखिए कुछ एग्जांपल है जिससे हम समझेंगे कि कौन SN1 रिएक्शन है, कौन SN1 पाथ है, या कौन SN1 मैकेनिज्म है, या कौन SN2 है। तो उसको देखिए, PHCH2Br aqueous KOH, तब PHCH2OH, OH यहाँ गया और KBr हो गया अलग, तो ये हो गया SN1 मैकेनिज्म। यहाँ इसी तरह से इस रिएक्शन में aqueous KOH SN1 पाथ, तो यहाँ OH यहाँ लगा, यहाँ का KBr हटा, बस एक ही बात है SN1 मैकेनिज्म। CH3CH2Br aqueous KOH, इसमें वही तरह OH यहाँ लगा, KBr अलग हुआ, ये हो गया SN2 पाथ। यहाँ भी देखिए KOH या DLF के प्रेजेंस में इसमें वही हुआ, OH यहाँ लगा है, KBr निकल गया, OH यहाँ जुड़ गया है, ये है SN2 पाथ। CH3Br HCOOH H2O के प्रेजेंस में CH3OH बना है, तो ये भी हो गया है SN1 पाथ। अब है कुछ स्पेशल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको हम अब समझते हैं, देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ऑक्सीजन एटम एज न्यूक्लियोफाइल, जब ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, मतलब कि कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हम करा रहे हैं वाटर से। वाटर में O रहेगा, O पर 2 लोग पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, तो समझिए कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्सीजन एटम कैसे कर रहा है उसको देखिए। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोअल्केन अंडरगोज SN2 रिएक्शन, ज्यादातर प्राइमरी हाइड्रोअल्केन जो है वो SN2 रिएक्शन करता है वाटर के साथ और देता है 1 डिग्री अल्कोहल। यही है H2O वाटर, तो O में 2 लोन पेयर होता है, ये है। अब यह हाइड्रोअल्केन CH3CH2Cl से रिएक्शन किया, तो देखिए यहाँ का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों यहाँ अटैक किया, रिवर्सिबल, तो CH3CH2 OH2 यहाँ पे जुड़ गया और Cl यहाँ से निकल गया, Cl माइनस बन गया। फिर इसमें वाटर मिलाए तो CH3CH2OH OH हुआ, अब प्लस यहाँ का हट गया, और उसके बाद H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन यहाँ निकला। When NaOH is added, rate of reaction increases, जब NaOH हम जोड़ेंगे, जब NaOH हम डालेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। As OH minus is a strong base as well as a strong nucleophile, काहे कि OH minus जो होता है strong base भी होता है और साथ में साथ strong nucleophile भी होता है। अब अगर हम नाइट्रोजन आइटम को लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, तब देखिए क्या होता है। नाइट्रोजन को भी माइनस होता है, वह भी न्यूक्लियोफाइल की वजह से जब काम करेगा तो कैसे रिएक्शन होगा, देखिए। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनेट, हम मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, और भी एग्जांपल है लेकिन इसका हमने आइसोसाइनेट का एग्जांपल लिया है कि सब्स्टिट्यूशन हम आइसोसाइनेट से करा रहे हैं, तो किस तरह से नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो किस तरह से रिएक्शन होगा। CH3CH2I, यही है आइसोसाइनेट, NaNCO। देखिए Na में प्लस है, N माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये माइनस जो है यहाँ प्लस वाले पर अटैक किया, तो CH3CH2 N यहाँ अटैक किया था, जुड़ा, CO पूरा इतना जुड़ गया, यहाँ से Na हट गया। अब है तीसरा, फास्फोरस आइटम अगर न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा तो क्या होगा, इसको देखिए। CH2H5 का होल 3OP, फास्फोरस है, एक लोन पेयर है, प्लस CH3I, यहाँ प्लस है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ डेल्टा माइनस है, लोन पेयर यहाँ अटैक किया, तो C2H5 का होल 2, देखिए होल 3 था, तो होल 2, एक बचा याद रखिएगा, फिर PO ये है CH3, एक बचा जो यहाँ था C2H5, ये वाला ये है। अब फिर देखिए C2H5 का होल 3P प्लस है, अगर OC2H5/CH3, तो यहाँ माइनस वाला इस पर अटैक करेगा, यहाँ तो प्लस है, ये है, तो देखिए C2H5 का होल 2, फिर वही तरह होल 2 लिया है,
P है तो प्लस हटा, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा, CH3 रहा और ये C2H5 यहाँ अलग हो गया। अब सल्फर एटम अगर न्यूक्लियोफाइल जैसे रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? CH3 CH2 CH2 SH, CH3 CH2 CH2 Br। तो देखिए यहाँ लोन पेयर यहाँ प्लस वाले पर अटैक किया, यहाँ से Br हट गया, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में। तो देखिए CH3 CH2 CH2S हुआ, और फिर इधर वाला एटम सी में जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3, 85% ऐसा बनेगा। HS CH2 CH2 SH, Br पर CH2 CH2 Br यानी AOET फिर है। तो ये बन गया है, इसको रिंग में दिखा दिया गया है 1,4-डाइथाइएन। अब इसमें फिर है ETOH, तो Na प्लस S माइनस Cn प्लस CH3 का होल टू CH, Br डेल्टा माइनस ETOH है। तो देखिए माइनस वाला फिर यहाँ अटैक करेगा, तो CH3 का होल टू CH SCn प्लस Na Br, इस तरह से यहाँ अलग हो गया है, हट करके NaBr। H2S एक्सेस ले लिया है CH3 CH2 Br में NaOET, तो CH3 CH2 SH एक्सेस लेने से ऐसा होगा। ये इस तरह से हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म का टोटल शुरू में ही बदला है 3 × 3 9। तो ये जो भी चल रहा था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल हो गया था, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया था और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब चलेगा एडिशन के साथ वही। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. SK हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। SK हुसैन सर।